हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। एक बार फिर से आपका पहल एकेडमी पे स्वागत है। आज हमारी क्या है, करंट अफेयर की क्लासेज है। जो वीकली करंट अफेयर होता है वो क्लास है। इसमें हम पिछले जो भी वीक में रहे हैं, करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ में रही है, आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सब कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास कि आज क्या क्या ऐसे सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। करंट अफेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो, आप कोई भी आरपीएससी की एग्ज़ाम है, चाहे आपकी यूपीएससी की एग्ज़ाम है या अदर जो भी एग्ज़ाम है, जो आरपीएससी या अदर कोई भी ऐसी संस्था है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो करवा रही है, तो उसमें करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बिना अगर आप अपडेट नहीं रहोगे करंट अफेयर से, तो आप कितनी ही पढ़ाई करते रहो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, कुछ स्टैटिक आपके होते हैं, हर सिलेबस में आपके स्टैटिक पॉइंट होते हैं। जैसे हो गया आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको करंट अफेयर की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपडेट रहो। पर कुछ ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमी हो गई सब्जेक्ट, है ना, आपका हो गया क्या बोलते हैं इसको इकोनॉमी होगी, पॉलिटी। देखो, पॉलिटी की तो करंट अफेयर के बिना काम ही नहीं है। ये तो है जो करंट अफेयर से अगर आप रिलेट नहीं करोगे, प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा सवाल आता है, वो तो छोड़ो आप, पर मेंस में भी अगर इकोनॉमी या पॉलिटी को, इनको अगर आप करंट अफेयर से रिलेट नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसके अलावा आजकल सीधे सीधे सवाल भी आते हैं। कोई सम्मेलन हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक का जलवायु फ्रेमवर्क था, वो हुआ था, तो उसकी 5 विशेषताएं बताओ कुछ, तो वो नाम दे दिया कि वो इकोनॉमी है या पॉलिटी है, कुछ पॉइंट दे दिए, पर आपको करंट अफेयर से अपडेट खुद को रखना है। इसके अलावा प्रीलिम्स की बात करें, अगर मैं आरएस की बात करूं, तो उसमें भी करंट अफेयर के लगभग 20 या 25 तक सवाल आपके आते हैं, तो उसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। वरना ये सवाल, ये आते कौन से सवाल है, बहुत सीधे सीधे सवाल। मतलब डिफेंस में इस साल में क्या हुआ है, अपनी कोई पर्सनैलिटी, जैसे निर्वाचन आयुक्त हुआ, या आप राष्ट्रपति जी के चुनाव हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति कौन नियुक्त किया गया, कौन से राष्ट्रपति के कौन से चुनाव थे, तो ये सब चीज़ें है ना, हमको करंट अफेयर से रिलेट करती हैं। तो अब ये सवाल है कि करंट अफेयर हम पढ़े कहाँ से। तो ये जो मैं सवाल बना रही हूँ या कोई और बना रहा है, तो करंट अफेयर पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप डेली की कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे, अगर आप ये सोच रही है, मैं सोच रही हूँ, कोई और सोच रहा है कि हम करंट अफेयर एक साथ पढ़ लेंगे, तो वो बहुत गलत है। करंट अफेयर एक साथ पढ़ने की कोई कभी चीज़ नहीं होती। डेली बेसिस पे आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन सा, आप जैसे आप आरएस की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपको राजस्थान की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर या कोई और पेपर जो आपको समझ में आ रहा है वो लो। पर इसके अलावा कोई ऑथेंटिक सोर्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके बीबीसी हिंदी है, ठीक है, उसको डेली पढ़ा करो। ये आपकी हैबिट में आ जाएगी ना, तो नेशनल इंटरनेशनल आपके हो सकता है, जो आपके पेपर में सवाल आ रही है वो हो सकता है ये कवर ना करें, ठीक है, बट आपका जो व्यू है वो बहुत अच्छे से हर मुद्दे पर आपका एक अलग व्यू रखती है। वहाँ जो अच्छे मतलब निष्पक्ष जो विचारक होते हैं वो अपना व्यू बताते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। राजस्थान के लिए कोई पत्रिका, कोई भी, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक आपके भास्कर नहीं, हाँ दैनिक भास्कर, ये पढ़ो। इसके अलावा आप सूजस आती है एक गवर्नमेंट की, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो इससे क्या है, आपका धीरे धीरे करंट अफेयर क्या होता है कि खाली नॉलेज के लिए थोड़ा ना, ये इसलिए मत पढ़ो करंट अफेयर को कि इसमें से सवाल आने हैं हमको, इस वजह से पढ़ रहे नहीं। करंट में, डेली न्यूज़ में खुद को अपडेट रखने के लिए करंट अफेयर के साथ खुद को जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसकी एक आदत बना लो आप कि हाँ, मेरे को एक पेपर या कोई भी एक चीज़ है वो ज़रूर पढ़नी है। तो इसे धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में खेल के सर्वोच्च पुरस्कार महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ के विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की है। अब सबको पता है कि राजस्थान में जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है अवार्ड, वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है।
और जो खेल प्रशिक्षकों को, कोचेस को दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। अब सीधा सवाल, अगर आप करंट अफेयर से अपडेट हो तो भी आपके सवाल आ सकते हैं। क्यों? कॉलेज लेक्चरर में क्या सवाल आया था कि राजस्थान में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है खेल प्रशिक्षकों को वो कौन सा है? तो वो है अपना गुरु वशिष्ठ। और जो भारत में दिया जाता है अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है वो होता है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। और अपना सर्वोच्च वैसे खिलाड़ी है उनको कौन सा? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी इनको क्या है, जो राशि दी जाती थी भी, कोई सर्वोच्च हर साल ऐसे मतलब चुनते हैं कि इतने खेल प्रशिक्षकों को या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने जो सर्वोच्च प्रदर्शन किए हैं उनको इतना महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए जाएंगे। तो उनको एक निश्चित राशि दी जाती है। वो राशि अभी क्या है, सरकार ने बढ़ाई है। पहले ये राशि कितनी थी दोस्तों? 1 लाख रुपए। और फिलहाल इस राशि को कितनी राशि देने की घोषणा की है ये पूछा है, तो 1 लाख, 2 लाख ये पहले दी जाने वाली राशि है। ठीक है। जो महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ को जो विजेता है उनको दी जाती थी। फिलहाल इसको राज्य सरकार ने 5 लाख करने की घोषणा की है, क्योंकि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में जो नए नए नवाचार कर रही है, बढ़ावा दे रही है, पूरे राज्य में माहौल बना रही है खेल का। तो इसी संदर्भ में ये राशि बढ़ाई गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इन पुरस्कारों में दी जाने वाली जो वार्षिक पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है। अब क्या है, वार्षिक 5 तो महाराणा प्रताप पुरस्कार और 5 गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिए जाएंगे। ये देखेंगे कि एक साल में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन खिलाड़ियों को 5 महाराणा प्रताप पुरस्कार और 5 गुरु है जो अपने खेल प्रशिक्षक है उनको चुनेंगे और उनको 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है ना, उनको ये पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। अब गुरु विशिष्ट पुरस्कार देखते हैं क्या है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1985-86 को। याद रखना ये क्या है, आरएस मेंस में अपना खेल योगा है। जब आप मेंस लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि आरएस मेंस में एक आपका होता है छोटी सी यूनिट है, उसमें खेल योगा करके है। उस खेल में ये सब पुरस्कार है, गुरु विशिष्ट, महाराणा प्रताप पुरस्कार, तो इन पे छोटी छोटी टिप्पणी आती रहती है अपनी। ठीक है। तो गुरु विशिष्ट पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 से 86 को। अब तक 40 खेल प्रशिक्षक है जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अब महाराणा प्रताप की बात करें, ये पुरस्कार तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982-83 को। याद रखना इनकी शुरुआत कब हुई थी। ये पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को और जो खेल प्रशिक्षक है उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब राशि कितनी देने की घोषणा की है? 5 लाख रुपए। अगला सवाल है, केंद्र सरकार का राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार ये देती है केंद्र सरकार में द्वितीय स्थान राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कौन सा? सेकंड या सेकंड स्थान की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना राजस्थान। जो राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण है वो ये राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार प्रदान करती है। उसमें पूरे राष्ट्र स्तर पर देखें तो द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है वो राजस्थान ने किया है। इसकी वजह क्या है कि राजस्थान राज्य को जो प्रधान और अप्रधान खनिज है उसमें अप्रधान जो खनिज है उसके प्लॉट जो आवंटन किए हैं उसकी प्रक्रिया बहुत ही 2019 और 2020-21 पिछले और अभी इस चालू वर्ष के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्रदान किया है। ये देखो, परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज में भारत का नंबर 1 राज्य निम्न में कौन सा है? ये पूछ लिया आपसे। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या राजस्थान? उल्लेखनीय कार्य किया है, कभी भी सवाल आ सकता है, बार बार ये आ रहा है। तो जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज कह दे, फिलहाल भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने में पूरे भारत में नंबर 1 पर है? तो वो है अपना राजस्थान राज्य। ठीक है। और राजस्थान यहाँ अपनी टोटल पॉपुलेशन है उसकी 88% जो जनता है
उसको स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर दिया गया है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ जो बिल है वो लाने वाला पूरे देश का पहला राज्य है। इसके अलावा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, वो हम पहले की वीडियोज है उसमें अच्छे से उसको कवर कर चुके हैं, वहाँ आप देख लेना। तो उसके थ्रू क्या है, जनता को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। अगला क्या है, भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता का जो 16वां दौर हुआ है वो कहाँ पर संपन्न होगा? हुआ नहीं, होगा अभी। तो चेन्नई में, महाबलीपुरम में, न्यू दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली में। भारत और चीन के बीच जो सैन्य वार्ता है वो हर साल होती है, तो उसका अभी 16वां दौर होगा। आप सबको पता है कि भारत चीन के बीच तनाव चलते रहते हैं, अनेक मुद्दे हैं, वो कभी किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। तो उसी पर चर्चा करने के लिए, है ना, तो वो पहले महाबलीपुरम में हुई थी, अब की बार वो कहाँ होने जा रही है? नई दिल्ली में होगी। अभी हुई नहीं है, होगी। हाल ही में जारी हुई है, ये देखो अभी चल रही है आईसीसी वनडे रैंकिंग है। ये सवाल आता है आपके। तो हाल ही में जारी हुई थी आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें विश्व के जो नंबर 1 गेंदबाज है वो निम्न में से कौन है? वो भारतीय कौन है? देखते हैं। शाहीन अफरीदी, मुजीबुर रहमान, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। जो आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी हुई है अभी, जो नवीनतम आई है, उसमें नंबर 1 गेंदबाज है अपने जसप्रीत बुमराह। ठीक है, हाल ही में संपन्न हुआ है, संपन्न अभी चल रहा है, पर ISSF विश्व कप चल रहा है, उसमें 10 मीटर एयर राइफल की मिश्रित टीम स्पर्धा के विजेता निम्न में से कौन है? ये याद रखना दोस्तों, ये सवाल अभी फिलहाल चल रहा है तो हम क्या है इसको कवर कर लेते हैं, पर बाद में जब अपनी RS प्रीलिम्स हो जाएगी, मान लो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नवंबर दिसंबर में लास्ट या जनवरी में अपनी प्रीलिम्स हो जाएगी, तो उसमें ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में संपन्न IISF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल की कौन सी स्पर्धा दोस्तों? मिश्रित टीम स्पर्धा के विजेता कौन रहे हैं? मेहुली घोष और साहू तुषार, मेजारोस और एस्तवान, शिवा और पलक, विवान कपूर और बोनिस। तो इसका राइट आंसर याद कर लो आज ही आप, किसकी? मेहुली घोष और साहू तुषार है जो इस मिश्रित टीम स्पर्धा के 10 मीटर एयर राइफल के विजेता रहे हैं। ठीक है, अगला वाला सवाल ये देखो, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की ये पुरुष में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा है, किस भारतीय निशानेबाज ने गोल्ड जीता है? तो इसके विजेता कौन है अपने? अर्जुन बबूता, लुकास कोजेंस्की, पार्थ मखीजा, मेहुली घोष। तो इसके है अर्जुन बबूता। जो ISSF है शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें पुरुष में देखे, वर्ग में देखे तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडलिस्ट कौन है अपने? अर्जुन बबूता। कहाँ हो रही है ये स्पर्धा दोस्तों? याद रखनी है, ये दक्षिणी कोरिया के चांगवान क्षेत्र में हो रही है। डेली आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, उसमें कुछ न कुछ आ रहा है। तो दक्षिणी कोरिया के चांगवान में हो रहे टूर्नामेंट में यह भारत का पहला मेडल है जो अर्जुन बबूता जी ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में। ठीक है, अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता थे कोई लुकास कोजेंस्की, उनको पराजित करके यह पदक हासिल किया है। अगला है, हाल ही में संसद भवन की नई इमारत पर कांस्य निर्मित राज चिन्ह की स्थापना की गई है। सबको पता है, न्यूज़पेपर में रहता है, विवाद भी खूब हो रहा है, पर हमको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमको टू द पॉइंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर रहना है। तो नई राज चिन्ह के मूर्तिकार कौन है? ये सवाल आ जाए तो हम क्या बताएंगे? सुनील देओरी, अभिषेक सेवालिया, किशन कुमार, दिलीप सिंह। तो इसका राइट आंसर है सुनील देओरे। ये देओरे है, ठीक है, देओरे। ओके, आप देखते हैं भारत का राज चिन्ह है क्या? भारत के राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को जब अपना संविधान लागू हुआ था उसी दिन अपना लिया गया था। यह उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है, उसके ऊपर लगे जो सी स्तंभ है उससे निर्मित है। हाल ही में संसद भवन की नई इमारत है, उस पर क्या है, नया राज चिन्ह लगा है अपना। वो जो 6.5 मीटर तो ऊंचा है और 95 किलो भार के कांस्य निर्मित राज चिन्ह की स्थापना की गई है। नए राज चिन्ह के मूर्तिकार अपने सुनील देओरे हैं। ठीक है, क्लियर।
अगला सवाल क्या है, शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया है। शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना राज्य सरकार ने अभी शुभारंभ किया है। तो इस कहाँ से शुरुआत की गई, इसकी कहाँ से क्या कहाँ शुरू किया गया है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीकानेर। बीकानेर में क्या है, राजस्थान है, वहाँ भारत का विस्तृत क्षेत्रफल है, ठीक है। 10% टोटल भारत के भूभाग का 10% है वो अपना राजस्थान है। पर जो जल की बात करें सतही जल की, तो वो खाली है 1%, ठीक है। तो शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना के तहत बीकानेर और बीकानेर के जो आसपास के गांव हैं उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर में शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से बीकानेर शहर और आसपास के जो गांव हैं, यहाँ संख्या देर की 32 गांव के लगभग 13 लाख लोग हैं, उनकी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। देश में ये बात हम कर चुके हैं। 10% है जो देश में 10% भूभाग वाले राजस्थान में सिर्फ 1% सतही जल उपलब्ध है। प्रशासन शहरों के संग अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है, पुनः नहीं कह सकते हम, पर निम्न में से कब की गई है। तो ये है 15 जून 2022, 3 जून 2022, 1 जुलाई 2022, यहाँ 15 जुलाई 2022। यहाँ 15 जुलाई 2022 को प्रशासन शहरों के संग अभियान है, इसको नए रूप में नए स्वरूप के साथ लागू किया गया है, जिसमें पट्टा वितरण किया जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ये हमको ऐसे लगता है ये क्यों पढ़ रही है, पर हर दिन ध्यान रखो कि ऐसे नहीं हर कोई दिन याद रखना है हमको, बिल्कुल नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको घोषित किया है जिस दिवस को, यहाँ अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखे कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वो दिवस याद रखना है। अब ये कौन सा है दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस। तो 1 मई को ये तो मजदूर दिवस होता है, 15 जून, 15 जुलाई या 26 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस। ये श्रीलंका ने 2014 में एक प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें ये बोला कि जो भी युवा है उनकी कौशल पे ध्यान दिया जाए। तो विश्व युवा कौशल दिवस की शुरुआत हुई और इसी समय भारत में जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट था, वो शुरू किया गया था। भारत में भी क्या हुआ, इसी दिन जो स्किल इंडिया कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की कब, 2015 में। इसके अंतर्गत ये बोला कि जो 40 करोड़ भारतीय युवा है उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस प्रस्ताव को श्रीलंका द्वारा पेश किया गया था। क्लियर। हाल ही में निर्मित है Y3023 दूनागिरी क्या है, क्या पूछा है, या दूनागिरी ये क्या है। तो ये भारत द्वारा निर्मित एक पनडुब्बी है क्या, या भारत द्वारा निर्मित युद्धपोत है, या भारत द्वारा निर्मित हल्का हेलीकॉप्टर है। जैसे पिछली क्लास में हमने किया था, हल्का हेलीकॉप्टर क्या था, उन्नत है, तेजस। ये क्या है अपने, ये अपने हल्के हेलीकॉप्टर है, और भारत में निर्मित यहाँ कोई टैंक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत द्वारा निर्मित पनडुब्बी है दूनागिरी। ये अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये है कि भारतीय सेना उसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ पनडुब्बी बनाएंगे, ठीक है। ये पनडुब्बी होगी 7 पनडुब्बी बनाएंगे, जिसमें 4 अभी तक बन गई है और ये अपनी दूनागिरी है वो चौथी है, ठीक है। पनडुब्बी नहीं, युद्धपोत। पनडुब्बी कैसे होगी, भारत द्वारा निर्मित युद्धपोत है भाई दूनागिरी, ठीक है। और इसमें 7 युद्धपोत बनेंगे, ये चौथा है अपना। कौन बना रहा है इसको दोस्तों, कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, वो इसका निर्माण कर रही है। उसके द्वारा एक युद्धपोत का निर्माण किया गया है, जो ये दूनागिरी की भी अपने बात की। ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत है, प्रोजेक्ट 17A है। उसके तहत ये एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये बोला कि प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 युद्धपोत है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना किसके लिए, युद्धपोत तो नौसेना के लिए होंगे। नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 युद्धपोत बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले 3 जो बने हैं वो कौन कौन से, INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और अब दूनागिरी। ये अपना चौथा युद्धपोत है, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्न में से
ये प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो राज्य सरकार का, अपना राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इस वजह से इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये यहाँ तो है अपने राजस्थान में, इसी वजह से राजस्थान का राज्य पक्षी है। यहाँ है गुजरात में, और एक आधा स्टेट है जिसमें थोड़े बहुत और होंगे। अभी फिलहाल क्या है, एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला है कि जो फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो गुजरात में सिर्फ 4 बची हैं। तो इसका मतलब और ज़्यादा चिंता की बात है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। कौन सा है? ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि मर रही है ये दिनों दिन। वर्ष 2018 की गणना हुई थी, इसके अनुसार भारत में 150 से कम जीआईबी है। जीआईबी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है। भारत में टोटल 150 से ही कम है, उसमें से 122 अपने राजस्थान में है, ठीक है। अभी हाल ही में गुजरात में केवल 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची हैं। वजह क्या है इनकी? या तो बिजली लाइन से ये पक्षी टकरा जाते हैं, या इनकी शिकार हो रहा है, या इनके आवास है वो खत्म हो रहे हैं, या व्यापक कृषि कार्य से ये प्रजाति निरंतर कम होती जा रही है। तो ये चिंता की बात है, याद रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। हाल ही में हुआ है सिंगापुर ओपन 2022, ठीक है। तो इसमें महिला एकल खिताब की विजेता कौन रही? तो सिंगापुर ओपन की विजेता कौन रही? वांग झी, पीवी सिंधु, गायत्री सावंत या श्वेता केलकर। याद रखना दोस्तों, अपनी पीवी सिंधु है जो लगातार बहुत बुरी परफॉर्मेंस से परेशान थी, पर इस बार सिंधु वापस जीत गई। क्या? सिंगापुर ओपन 2022 की महिला एकल खिताब की विजेता है। ये खिताब पहले जीता था अपनी साइना नेहवाल ने, उसके बाद ये आई है। तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की, याद ये तो पता है ना बैडमिंटन का है। सिंगापुर ओपन पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है, याद रखना, ठीक है। विजेता रही है, उन्होंने यह खिताब चीन की एशियन चैंपियनशिप विजेता थी कौन? वांग झी, ये उनको पराजित करके प्राप्त किया है। साइना नेहवाल थी, ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ये खिताब 2010 में जीता था। इसके बाद देख लो 2010 के बाद 2022 में पीवी सिंधु है वो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन की विजेता रही है। 16 जून 2022 अभी आंकड़े आए हैं, उसमें यह बताया कि भारत में बेरोजगारी है, उसकी दर निम्न में क्या रही है? बेरोजगारी की दर 5%, 7.5, 7.1, 11%। याद रखना दोस्तों, कभी भी सवाल आ सकता है कि जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर है वो क्या है? तो वो है 7.8%, जो बहुत ज़्यादा है। और ऐसे बोल दे कि जो ग्रेजुएट युवा है, ठीक है, ग्रेजुएट ऐसे लिखा जाता क्या? ग्रेजुएट युवा है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर, उसमें जो युवाओं में देखे तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर है वो किस राज्य में? तो वो बहुत ही गलत बात है, बट राजस्थान में ग्रेजुएट युवा है, उनमें बेरोजगारी की दर पूरे भारत भर में सर्वाधिक है। हाल ही में राज्य सरकार ने कितने जिलों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 10, 8, 5 या 6। तो ये हो गया आपका 5 ऐसे जिले हैं जहां राज्य सरकार ने ये बोला है कि विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय वो खुले जाएंगे। कौन कौन से देखते हैं प्रस्ताव के अनुसार? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। याद हो गया, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर 3 ही हो गए। इसके अलावा जयपुर महानगर में 2 खुलेंगे, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी अनाई एक्ट प्रकरण न्यायालय खोले जाएंगे। ठीक है, 5 जिले याद रखना है, कौन कौन से जिले। और प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत्त जो भी न्यायाधीश होंगे उनके सहित कुल 10 ऐसे होंगे विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। इन न्यायालयों की समयावधि होगी दोस्तों 1 वर्ष। ओके,
हाल ही में किस जिले को जनसंख्या स्थायित्व का क्षेत्र में 21-22 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है ये ऐसा जिला राजस्थान का? जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सवाई माधोपुर। तो राज्य सरकार ने जनसंख्या स्थायित्व किया है, तो इसके क्षेत्र में 21-22 के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया है, तो राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर को सम्मानित किया है। ये आ गया फिर से आपका दिवस। सवाल 19 है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस निम्न में कब मनाया जाता है? 18 जून, 18 सितंबर, 18 जुलाई, 18 अगस्त। याद कर लो, एकदम से रट लो, 18 जुलाई, 18 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है, क्योंकि नेल्सन मंडेला को आप सब जानते होंगे, दक्षिणी अफ्रीका के थे। उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ बहुत बड़ा कार्य किया था, तो उसी की याद में 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है, उसकी घोषणा की गई थी। ये क्या थे? नोबेल शांति, जो नोबेल शांति पुरस्कार है उनके विजेता थे, और दक्षिण विजेता क्या पुरस्कार प्राप्त करता थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला जी। उनका जन्म दिवस है 18 जुलाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के तौर पे मनाया जाता है। प्रति वर्ष 18 जुलाई को यह दिवस मनाने का निर्णय 2010 में लिया था, जब से हम लगातार इसको मना रहे हैं। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के दौरान नेल्सन मंडेला जी ने अपने जीवन के 27 साल जेलों में बिताए थे। यह दिवस शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शांति स्थापना की दिशा में, रंगभेद उन्मूलन और मानवाधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता की स्थापना के प्रति जो नेल्सन मंडेला जी का जो सतत प्रयास था, उनको मान्यता प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। मंडेला जी को साहस, करुणा, स्वतंत्रता, शांति, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता का ये वैश्विक प्रतीक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन है, एससीओ बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म है, कि नवीनतम सदस्य निम्न में कौन से देश बनाए जाएंगे? ये बनाएंगे आगे उज्बेकिस्तान में जो होगी बैठक, उसमें इसकी घोषणा की जाएगी, जिसमें एक ही कर चुके हैं। तो कौन से बनाए जाएंगे? ईरान और बेलारूस, इराक और कुवैत, मिस्र और टर्की, यूक्रेन और मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ईरान और बेलारूस। जो एससीओ के नए सदस्य बनेंगे वो होगा अपना ईरान एक को और एक बेलारूस को बनाया जाएगा। एससीओ क्या है और इसके फिलहाल मेंबर कितनी है देखते हैं। वो इस पर निर्णय कब लिया जाएगा? जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उस सम्मेलन में लिया जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के बारे में देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का बीजिंग में। इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं दोस्तों? 8 सदस्य है। कौन कौन से? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और अपना भारत, ठीक है। ये सदस्य है इसके, जो 8 सदस्य। फिलहाल ये बोला है कि ईरान, बेलारूस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। भारत अगले वर्ष एससीओ शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। वाराणसी है जो अपनी, उसको एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी चुना गया है। तो ये सवाल आ जाए कि एससीओ की पहली पर्यटन और जो सांस्कृतिक राजधानी है जिसे हाल ही में बनाई गई किसको है? तो वो भारत के में वाराणसी है, उसको चुना गया है। S-400 मिसाइल है, हमेशा चर्चा में रहती है, हमेशा। तो सिस्टम है वो भारत निम्न में किस देश से खरीदेगा? आ जाए आपके सवाल तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल या फ्रांस से। तो आप बता देना कि रूस से खरीद रही है। ये तो चर्चा में रहती है, रोजाना न्यूज में आती है। तो याद रखना S-400 मिसाइल है वो भारत रूस से खरीदेगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो रूस है या ईरान है प्लस ईरान है, इनसे जो भी अपनी रक्षा संबंधी जो भी काम कर रहे हैं, खरीद फरोख्त हो रही है, उस पर कार्ड्स एक्ट लगा रहे हैं, वो कभी बाद में बढ़ेंगे। पर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को इस कार्ड्स एक्ट से छूट देगा और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम है वो भारत वहाँ से खरीद सकेगा। है क्या S-400 मिसाइल? एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। S-400 ट्रम्प है, उसमें ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू जेट विमान सहित सभी कोई भी प्रकार का अगर हवाई हमला हो रहा है तो उससे बचाव करने की क्षमता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है? भारत किस वर्ष तक
यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होगा। अभी पिछले क्लासेस में हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि नैनो तरल जो यूरिया है, तरल यूरिया संयंत्र बना रहा है। अब सरकार इस दिशा में बहुत सारे नए नए संयंत्र लेकर आ रही है। तो किस वर्ष तक आत्मनिर्भर हो जाएगा? अभी क्या है, भारत यूरिया है उसका 90% तक आयात करता है, पर आत्मनिर्भर किस वर्ष तक हो जाएंगे? तो बहुत बड़ी बात है, 2023, 2024, 2025 और 2026। तो सरकार का अनुमान है कि उर्वरक मंत्रालय ने अभी जो डेटा जारी किए गए थे उसके हिसाब से 2025 तक भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को 2025 तक यूरिया आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। या घरेलू यूरिया के एक तो उत्पादन में अपनी कुछ सरकार की ऐसी पॉलिसीज आई है कि घरेलू यूरिया के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और नैनो यूरिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। दिनों दिन नए नए संयंत्र बनाए जा रहे हैं। इस वजह से भारत 2025 तक यूरिया के निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों? केंद्र सरकार की जो फसल बीमा योजना है, सबको पता है फसल बीमा योजना क्या है? केंद्र सरकार की। कौन सा राज्य पुनः शामिल हो गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और बिहार और झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के केंद्र सरकार की जो फसल बीमा योजना है उसमें पुनः शामिल हुआ है। अभी कौन सा राज्य है? तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। आंध्र प्रदेश फिर से PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश 6 राज्यों में शामिल था जिसने इस योजना की क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा रखी थी। तो 6 में से अब फिलहाल 5 राज्य रहे हैं जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो लागू नहीं है, पर आंध्र प्रदेश में वो लागू हो गई है फिलहाल। इस योजना क्रियान्वयन पर रोक लगाने वाले अन्य 5 राज्य कौन से हैं? देखते हैं, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल और गुजरात है। ठीक है, याद रखना। यह जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसका नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। उसका नोडल मंत्रालय, विभाग नहीं, मंत्रालय। विभाग हमेशा जैसे कृषि विभाग हो गया तो राज्य में होते हैं, अगर केंद्र स्तर पर देखें तो हमेशा मंत्रालय होते हैं। ठीक है, यह कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह इस योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जाता है। यह योजना स्वैच्छिक है, जब तो ये राज्य है इसमें शामिल नहीं थे। इसके तहत किसान खरीफ, रबी और बागवानी फसलों के लिए क्रमशः, याद रखना कितना परसेंट? खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% बीमा राशि है उसका भुगतान करता है। तो ये बीमा कितने प्रतिशत का भुगतान करता है ये भी आप याद रखना। और फिलहाल आंध्र प्रदेश इसमें फिर से शामिल हो गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, इंग्लिश में। तो वो किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF या NDB। तो इसका राइट आंसर याद कर लेना दोस्तों, जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, और ये अभी फिलहाल आई है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की अपनी जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें हमने देख लिया कि खेल के क्षेत्र में देखो कोई रिपोर्ट आ गई तो उसमें किस राज्य ने कौन सा काम किया है वो, या राजस्थान में कोई भी नई योजना लॉन्च हुई है तो वो, या कोई व्यक्ति जो चर्चा में रहा है, तो वो सब हमने क्या है इसमें देख लिया। इस अपनी स्लाइड में, अपनी इस क्लास में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई इम्पोर्टेंट होगा वो क्लास हम करेंगे। इस क्लास को आप, जो करंट अफेयर की क्लास है उसको प्लीज़ आप कंटिन्यू देखते रहो। आपको कंटिन्यू देखोगे क्योंकि ये वीक टू वीक आती है और ज़्यादा नहीं होती, 30 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की क्लास होती है। तो उसमें आपको हर वीक का आप अपडेट रहोगे कि इस वीक में क्या चीज़ ऐसी हैं। आप बाई चांस कोई वीक होता है तो उसमें आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो या अपडेट नहीं ले पाते हो, तो इस क्लास के थ्रू आपको वो सब मिल जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपकी जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।